हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पढ़े इंडिया। माय नेम इज़ प्रशांत चंद्रा। तो आज हम एक करंट टॉपिक इशू चल रहा है। वो कौन सा चल रहा है? मणिपुर के ऊपर क्राइसिस हो रही है। अभी क्या कहते हैं, बीजेपी के जो अभी करंट गवर्नमेंट जो मणिपुर में है वो बीजेपी की है, राइट। तो उसमें बीजेपी के जो एमएलए, बीजेपी ने एनपीपी जो नेशनल पीपल्स पार्टी है वहाँ की, उसके साथ गठबंधन किया था, फिर सरकार बनाई थी। अब उसमें क्या इशू आ रहा है कि नेशनल पीपल्स पार्टी के जो एमएलए हैं प्लस 2 इंडिपेंडेंट एमएलए हैं और प्लस 3 बीजेपी के एमएलए जो हैं वो डिफेक्ट कर गए। डिफेक्ट मतलब कि वो इस सरकार को छोड़ के अपोजिशन में जा रहे हैं। तो अब फिर से एक नया केस, जो सबसे पुराना इशू चालू हुआ है पूरे आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद से, स्पेशली इंदिरा गांधी के बाद से, एंटी डिफेक्शन। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये फिर से करंट अफेयर्स न्यूज में है। तो प्लीज आप ये ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के मेंस में इसको जो मेंस का आएगा उसमें ये पक्का 110% आने ही वाला है। प्लस प्रीलिम्स में इसका एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पूछ चुके हैं पहले भी और आगे भी पूछ सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ेंगे। उसमें कौन सा शेड्यूल है उसके बारे में जानेंगे, 10 शेड्यूल के बारे में जानेंगे और इसको कहाँ कहाँ यूज करेंगे मैं इसको आपको बताऊंगा। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसको मेंस में ज्यादा ये आने के चांसेस इसमें है। तो करंट में क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो आपको मैंने पहले बता दिया कि मणिपुर में 20 तारीख को द हिंदू रिपोर्ट आई थी कि मणिपुर में जो है वहां पे टर्मोइल हो गया है, पॉलिटिकल क्राइसिस हो गई है। क्यों? क्योंकि एनपीपी के वहां की जो लोकल पार्टी है, नेशनल पीपल्स पार्टी है, और बीजेपी की उन्होंने सरकार बनाई थी। अब एनपीपी जो है वो डिफेक्ट कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं और वो अपोजिशन के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी शायद थोड़ा बहुत सुधार हो गया है, शायद फिर से वो लोग जुड़ गए वापस। अभी कन्वर्सेशन चल रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो बीरेन्द्र सिंह की सरकार है वो जो है क्या कहते हैं, माइनॉरिटी में आ चुकी है। ठीक है, वहां पे टोटल कितने असेंबली, 59 मेंबर असेंबली है वहां पे। ठीक है, तो इसके लिए 3 साल से वहां पे बीजेपी प्लस एनपीपी की सरकार है वहां पे। ठीक है, और प्लस 2 इंडिपेंडेंट हैं और 3 बीजेपी के। और जो अलग इसमें डिफेक्ट किसने किया? एनपीपी के सारे मेंबर्स ने किया है, प्लस 3 बीजेपी के मेंबर हैं और 2 इंडिपेंडेंट हैं जो बीजेपी की सरकार को सपोर्ट कर रहे थे। अब वो डिफेक्ट कर रहे हैं अपोजिशन में। तो इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले तो क्या कहते हैं कर्नाटक में भी हो चुका है, मध्य प्रदेश में हो चुका है, अरुणाचल प्रदेश में भी हम लोगों ने देखा, इवन गोवा में भी हमने देखा। अभी गोवा में भी सरकार सबसे ज्यादा थी कांग्रेस की, लेकिन वहां सरकार बनाई बीजेपी ने क्योंकि कांग्रेस के कुछ एमएलए जो है वो डिफेक्ट कर गया था। ठीक है, और उत्तराखंड में भी हमने देखा ये सब चीजें। तो एंटी डिफेक्शन लॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ये सब चीजें, इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। मणिपुर ये यूनिक नहीं है, हर जगह हुआ है और आफ्टर इंडिपेंडेंस का, स्पेशली इंदिरा गांधी की बात से, ये एंटी डिफेक्शन काफी बढ़ चढ़ के आ रहा है। ठीक है, तो इसको, और ये फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम वाज इंपैक्टेड बाय पॉलिटिकल डिफेक्शन बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। ये अभी का नहीं, बहुत सालों से चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ को देखिए, जो कहते हैं ना पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो चिकने घड़े होते हैं, उनको जहां भी कुछ, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए सब, लेकिन पॉलिटिक्स ऐसे ही, आप यू कैन नेवर रिलाई ऑन पॉलिटिशियन। वो आज इस सरकार में हो सकता है वो छोड़ के वो दूसरे में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो इंस्टेबिलिटी गवर्नमेंट में पैदा करते हैं जो पॉलिटिशियन, जो एमएलए होते हैं, वो आज का नहीं है, वो लॉन्ग टाइम से चला आ रहा है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। ठीक है, तो इसको कर्ब करने के लिए 1985 में, देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने, 1985 में, टू कर्ब द एविल ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शन, द 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया और 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐड किया गया। किसमें ऐड किया गया? 10th शेड्यूल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स में आता है और बहुत बार आ चुका है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 10th शेड्यूल ऐड किया और उसमें हमने एंटी डिफेक्शन लॉ लाने की कोशिश की। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब कि इसका जो एंटी डिफेक्शन लॉ से प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, समाज पे क्या क्रिएट होता है, गवर्नमेंट में क्या क्रिएट होता है और क्या कहते हैं सोसाइटी में क्या क्रिएट होता है। देखिए सबसे पहले देखिए, हम लोग जो पॉलिटिशियन जो इलेक्ट करते हैं वो हम लोग वोट देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप पर्टिकुलर किसी पार्टी से उसने चुनाव लड़ा और बाद आपने चुनाव तो उसके पार्टी की वजह से दिया। ठीक है, अब वो पार्टी छोड़ के अगर दूसरे में दूसरे पार्टी पर चला जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके वोटिंग का सम्मान उस पॉलिटिशियन ने नहीं किया है। उस मैंडेट उसका जो, तो यही बोला जा रहा है सब वर्जन ऑफ इलेक्टोरल मैंडेट, आपका जो इलेक्टोरल मैंडेट था उसको क्या कहते हैं उसने पलट दिया है। ठीक है, कैसा पलट दिया? वो लेजिस्लेचर जो उस पार्टी से टिकट लड़ा था, अब वो अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो दूसरी पार्टी में चले गए। किस लिए? हो सकता है उसको मिनिस्ट्री की बर्थ मिल रही हो, किस लिए? हो सकता है उसको फाइनेंशियल गेन कुछ मिल रहा हो सकता है। ठीक है,
इट ऑल्सो इफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। कहते हैं ना, एक नया डायलॉग उस समय 1960 में चला, आया राम गया राम, मतलब कि आया राम गया राम, एक बार आते हैं, क्या कहते हैं, उस चुनाव लड़ते हैं, उस टिकट से उसको छोड़ के, जब उनको लगता है हमारा यहाँ फायदा नहीं हो रहा, वो छोड़ के दूसरी पार्टी की तरफ चले जाते हैं। तो इसको एक, ये आप अगर मेंस में लिखेंगे तो आपको काफी अच्छे मार्क्स फेच होंगे, ठीक है। आया राम गया राम, ये काफी स्लोगन था जो पॉइंट उस समय 1960s में लेजिस्लेचर लोगों को कहा जाता है, भैया वो आ रहे हैं, जहां पैसा मिल रहा है वापस लेके फिर चले जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्या, प्रमोट हॉर्स ट्रेडिंग। यस, क्यों हॉर्स ट्रेडिंग प्रमोट हो जाती है इससे? लेजिस्लेचर जहां वो उनको पैसा ज्यादा मिलता है, हो सकता है उनको खरीद लिया, तो बड़ी पार्टी जो है वो कमजोर पार्टी को हटाने के लिए, उस सरकार से हटाने के लिए वो बड़ी पार्टी जो है उनको हॉर्स ट्रेडिंग करती, मतलब उनको पैसे का लेन देन होता है, उसके तहत वो छोड़ देते हैं वाली पार्टी, ठीक है। आपको मैंने पहले बता दिया है कि 10 शेड्यूल में आता है, 1985 में 52nd अमेंडमेंट आया, ये प्लीज आप रट लीजिए, 52nd इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 52nd अमेंडमेंट इनैक्ट किया गया पार्लियामेंट में, क्या पर्पस था? टू कर्ब द पॉलिटिकल डिफेक्शन बाय द लेजिस्लेचर, ठीक है, वो वापस उस पार्टी को छोड़ के ना जा सके, अगर जा रहे हैं तो उनकी जो वैधता है वो उसको, जो मेंबरशिप है उसको भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। दे ऑफन बॉट अबाउट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आपको पता है कि सरकार में इंस्टेबिलिटी आते हैं, आपको पता है ना कि 90 से लेके 90 2000 तक क्यों इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी? क्योंकि एक बहुमत वाली सरकार नहीं थी और मिलीजुली सरकार थी, उसमें जो माइनॉरिटी पार्टी होती है वो अपना दबदबा बहुत ज्यादा बना देती है, अपना क्या कहते हैं, मान लीजिए उनको कुछ क्या कहते हैं, कुछ गेन करना है, पॉलिटिकल गेन लेना, तो बोलेंगे भाई हम अगले बार आपसे क्या कहते हैं सरकार छीन लेंगे, हम क्या कहते हैं प्रस्ताव पार कर देंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन वो लाने की धमकी देती है जो माइनॉरिटी पार्टीज होती हैं, तो वहां पे इस समय उस दौर पे बहुत ज्यादा चला, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लाने की इसकी बहुत जरूरत उस समय भी पड़ गई, ठीक है। देखिए 10 शेड्यूल इंसर्ट किया गया 1985 में, 52nd अमेंडमेंट एक्ट में, बता दिया आपको। इट लेज डाउन द प्रोसेस बाय विच, ये क्या अमेंडमेंट क्या लॉ बताता है? इट लेज डाउन द प्रोसेस बाय विच लेजिस्लेचर मे बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर। कौन डिफेक्ट करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि डिसीजन ऑन द क्वेश्चन टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ये याद रखिए, डिफेक्शन का अगर ग्राउंड होगा तो उसमें सबसे फाइनल से किसका रहेगा? चेयरमैन और स्पीकर ऑफ द सच हाउस एंड हिज डिसीजन इज फाइनल। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जो केस हुआ था उसने चेंज कर दिया था, लेकिन अभी भी लॉ में यही लिखा गया था कानून में कि चेयरमैन और स्पीकर का जो डिसीजन होगा एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर, किसी को हटाना है कि नहीं हटाना है, मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना, किस पे डिपेंड करेगा? स्पीकर पे डिपेंड करेगा या चेयरमैन पे डिपेंड करेगा, ओके। अब हम देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन किस बेसिस पे होता है, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ ए हाउस इज बिलोंगिंग टू अ, मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर है, उसको डिस्क्वालिफाइड कैसे कर सकती है पॉलिटिकल पार्टी? पहला, कि वो आदमी जो है, वो मेंबर जो है वो वॉलंटली गिव अप कर दे, मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी को रेजिग्नेशन दे दे, हम छोड़ रहे हैं आपको, उसकी मेंबरशिप चली जाएगी लेजिस्लेटिव असेंबली या क्या कहते हैं राज्यसभा या लोकसभा से, ठीक है। वोट और डज नॉट वोट इन लेजिस्लेचर। मान लीजिए किसी ने विप जारी किया, विप आपको पता है, विप मतलब होता है, विप आपको पता है, विप जारी करती है पार्टीज की, भैया इस लाइन में आपको रहना है, ठीक है। तो बोलती भैया कि आपको इस पे वोट नहीं देना है, इस मान लीजिए कोई रूलिंग पार्टी है, कुछ ऐसा लॉ ला रही है जिसका अपोजिशन अपोज कर रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ मेंबर हो सकता है उसके उसके फेवर में वोट कर दे, तो अगर क्या कहते हैं कोई पार्टी बोली है किसी भी मेंबर को कि आपको इसके में वोट नहीं करना है, अगर उसने वोट कर दिया अगेंस्ट द पार्टी विफ, तब वो क्या कहते हैं, और 15 दिन के अंदर उसने क्या कहते हैं नहीं बताया कि क्यों नहीं बताया, या तो एब्सेंट क्यों रहा, उसका भी रीजन बताना पड़ेगा, नहीं बताएगा वो, उसको मेंबरशिप उसकी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं बाय द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तीसरी क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। तो 4 इंपॉर्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन रूल है। तीसरा क्या है, अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कोई भी, मान लो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मतलब ये होता है अपने चुनाव चिन्ह में जीता हो, ठीक है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने खुद चुनाव चिन्ह बनाया, उसी चुनाव चिन्ह में वो जो है इलेक्शन सिंबल में वो जो कैंडिडेट जो जीता है, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने किसी बड़ी या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया आफ्टर द इलेक्शन, मतलब कि इलेक्शन हो गया, वो जीत भी गया इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तब भी वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिया, तो वो भी डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा, ठीक है। अगर किसी नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेट मेंबर मतलब कि जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं या गवर्नर नॉमिनेट करते हैं किसी भी राज्यसभा, लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अगर उसने क्या कहते हैं 6 महीने के बाद joins a party after 6 months he becomes a member of legislature, तो वो भी डिस्क्वालिफाइड
हो जाएगा अगर 6 महीने बाद उसने ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये 4 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको प्लीज रट लीजिएगा। हाँ, अब एक्सेप्शन भी इस लॉ में बनाए गए कि एक्सेप्शंस क्या क्या है, ठीक है। पहला एक्सेप्शन है द लॉ अलाउज अ पार्टी टू मर्ज विथ और इनटू अनदर पार्टी प्रोवाइडेड एटलीस्ट 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेचर आर इन फेवर। मैं आपको बता दूं, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पहले पहले जो था कि पहले ये जो लॉ में लिखा गया पहले था कि अगर 1/3 भी, मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी में 100 लोग हैं, ठीक है, 200 लोग, सपोज करिए 200 लोग हैं, उसमें से 1/3 मतलब कि अराउंड 66 हो गया। तो उसमें से अगर 66 मेंबर जाते हैं तो क्या कहते हैं, वो भी डिस्क्वालिफाइड होते थे पूरा पूरा एज ए पार्टी, एज ए पूरा पूरा 66 मेंबर ही पूरा पूरा मर्ज कर जाते हैं किसी अपोजिशन पार्टी में, तो वो डिस्क्वालिफाइड करने कर दिया था। लेकिन उसके बाद उसको बढ़ा के 2/3 कर दिया, 2/3 कर दिया, ठीक है। 2/3 ऑफ द कोई बड़ी पार्टी अगर उसके जो लेजिस्लेचर हैं वो किसी अपोजिशन से मर्ज करते हैं तो भी वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बड़ा ग्रुप उसमें मेजर कर रहा है, तो उसको आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है, इन सच सिनेरियो नाइदर द मेंबर हु डिसाइड टू मर्ज नॉर द वन हु स्टे विद ओरिजिनल पार्टी विच फेस डिस्क्वालिफिकेशन, ऑफ कोर्स, ठीक है। मतलब कि जो मेंबर 2/3 के अंदर अंदर रहेंगे उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा ना, और ना ही ओरिजिनल पार्टी उनको निकाल सकती है अगर 2/3 से ज्यादा लोग डिफेक्ट हुए हैं दूसरी पार्टी की तरफ, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ बताया था कि आपने देखा था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर का वो फाइनल से होता है, लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बात बोला है कि डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, मतलब कि वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू मतलब कोर्ट उसमें देख सकती है, क्या देख सकती है कि भैया ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसने डिसीजन, क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी का ही होता है, उसने सही डिसीजन लिया है कि नहीं लिया गया है। ये कंडीशन कब स्टक डाउन कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दी थी। उसमें बोला था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन ये फाइनल नहीं है और किसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई जा सकता है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। देखिए फायदा क्या है एंटी डिफेक्शन का कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है गवर्नमेंट को, पता है कि बार बार जो हॉर्स ट्रेडिंग कम हो जाएगा। स्टेबिलिटी प्रोवाइड कैसे प्रोवाइड होगा, कोई भी सरकार जो चल रही, मान लो उसके लोग छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो सरकार अनस्टेबल हो जाएगी ना, सिंपल सा है। तो स्टेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। पार्टी में डिसिप्लिन आता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, लॉयल्टी बढ़ती है पार्टी के थ्रू, ठीक है। फैसिलिटेट मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी विदाउट अट्रैक्टिंग द प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन, कैसे 2/3 वाले जब ज्वाइन कर लेंगे तो क्या कहते हैं मर्जर हो सकता है, ठीक है। फिफ्थ क्या, रिड्यूस करप्शन, हॉर्स ट्रेडिंग कम हो जाएगा तो रिड्यूस करप्शन भी होगा, पैसा के जो लेन देन, जो ब्लैक मनी जो यूज होता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में वो काफी कम हो जाएगा, ठीक है। खूब सारे रिकमेंडेशंस भी आए थे, चैलेंजेस क्या क्या प्रॉब्लम है इस लॉ में, देखिए आप प्लीज इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। पहले आया था दिनेश गोस्वामी कमेटी, जो उन्होंने एक बहुत फेमस कमेटी है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का पढ़ दिया था। उन्होंने बोला था डिस्क्वालिफिकेशन शुड बी लिमिटेड टू द केसेस, पहला क्या था, मेंबर वॉलंटरी गिव्स ऑफ मेंबरशिप ऑफ इस पॉलिटिकल, ये होना चाहिए। और दूसरा जो होना चाहिए, विप अगर दे रही है पॉलिटिकल पार्टी, अगर उसमें प्रेजेंट नहीं है, नो कॉन्फिडेंस में, तब क्या कहते हैं मेंबर को हटाना चाहिए, ठीक है। लॉ कमीशन ने भी 170th रिपोर्ट में, आप प्लीज इनका जो कमीशन है आप अगर मेंस में लिख देंगे तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर लॉ कमीशन ने भी इसमें दिया था, प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा। और इलेक्शन कमीशन ने भी बोला था कि 10th शेड्यूल जो है, डिसीजन जो 10th शेड्यूल के अंदर में किया जाता है, शुड बी मेड बाय प्रेसिडेंट गवर्नर ऑन द बाइंडिंग एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन, मतलब कि अगर इलेक्शन कमीशन बोल रहा है आपको हटाना है किसी को तो प्रेसिडेंट और गवर्नर में बाइंड होना चाहिए, लेकिन वो कभी पॉलिटिकल पार्टी करेंगे, ऑफ कोर्स नहीं कर सकती है, ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, आपको पता है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन। ओके, दो इंपॉर्टेंट केस था आपको बता दूं, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में आया। इसको मतलब कि एंटी डिफेक्शन लॉ और मजबूत करने के लिए 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 2003 में, उसमें बोला गया, उसमें आपको पता है कि लिमिट कर दिया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ताकि जो है लोग डिफेक्ट ना हो सके, जो कि टू डिबार क्या बताया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू डिबार डिफेक्टर्स फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, मतलब जो डिफेक्ट कर चुके हैं, जो दूसरी पार्टी में चले गए उनको पार्टी ने निकाल दिया, वो पब्लिक ऑफिस को होल्ड ना कर सके, ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्या लाया गया कि पहले डिफेक्शन जो था वो 1/3 था मेंबर का पॉलिटिकल पार्टी में, वो मर्जर माना जाता था, अगर 1/3 है आपका तो उसको हम मर्जर मान लेते थे, ठीक है। लेकिन अब उसको करके 2/3 कर दिया गया, किसमें, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा, 2003 कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी था, प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या है, ये इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस,
कि हो तो होलोमान एंड ज़लीसु केस 1992 में आया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि पहला क्या बोला है कि 10th शेड्यूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, यस इट इज वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड। और उसने बोला है कि नाइदर इम्पिंजेस अपॉन द फ्रीडम ऑफ स्पीचीज। कई लोग बोले थे ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के एक्सप्रेशन के खिलाफ है, क्यों? क्योंकि मान लो पॉलिटिकल पार्टी कुछ और बोल रही है उनके हेड, और लेकिन मेंबर्स हो कुछ और भी बोल रहे हैं, तो उन्होंने डाला था कि ये स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, इट इज नॉट अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है। सेकंड क्या बोला था कि इट upheld the sweeping discretion available to speaker in deciding case of disqualification of MLA। उसने बोल दिया, उसने ये बोला। तीसरा क्या बोला था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन अगर करता है किसी का तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई केस लेके आता है, PIL डालता है उनको, अगर सुप्रीम कोर्ट इससे सेटिस्फाई करती है कि हाँ इसमें पॉलिटिकल क्राइसिस हुई है या तो पॉलिटिकल एडवांटेज लेके कुछ डिसीजन ऐसा जुडिशियल कहते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स लिए, स्पीकर चेयरमैन ने, तो उसका हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे 100%। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। प्लीज इस केस को पढ़ लीजिएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लिए। सो गैस दैट्स फॉर ऑल टुडे। और प्लीज हमारे चैनल पढ़े इंडिया को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉरवर्ड करें। और प्लीज www.padheindia.com में जाइए, वहाँ हमने टेस्ट सीरीज डाली हुई है UPSC के लिए और PCS के लिए 2020 के लिए, काफ़ी सस्ते दाम में उसको लगाइए और कंपेयर करिए बाकी किसी कोचिंग से। ओके, सो गाइस, थैंक यू फॉर टुडे।